जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग पॉलिटी और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर डी एम.एन. राय ने। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, एम.एन. राय ने। ठीक है, एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास चलता है रात में 8 बजे। तो भारतीय संविधान कैसा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब एकात्मक और संघात्मक दोनों है। तो यहाँ पर आंसर होगा अर्धसंघीय या फिर संघीयवत। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय है यानी कि संघीयवत है। आगे देखिए, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को ही बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है ये जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर लोकसभा में बहुमत खो देता है तो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तो क्या होता है? प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बूस्टर जी के क्लास नोट्स है, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको इस प्रकार से 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 51 सेट बना चुके हैं और इस प्रकार से हम आपको टोटल 100 नोट्स देने वाले हैं और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको मिलेगा। तो अभी ऑफर चल रहा है मात्र 39 में। ठीक है, मात्र 39 रुपया पेमेंट करके आप टोटल 100 नोट्स और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो इस पर आपको मैसेज करना है कि हमको बूस्टर जीके का नोट्स चाहिए। साथियों, आपको एग्जाम से पहले सभी नोट्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कहने का मतलब है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख है, वित्त आयोग का भी उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इन सभी का उल्लेख है, जबकि योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है के एस हेगड़े। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है के एस हेगड़े। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 33 जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि टोटल 34 जज है। चलिए आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। बताइए, हमने आपको बताया था राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत में, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत में। तो ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में बता चुके हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है, तो मैक्सिमम है 6 सप्ताह, ये बता चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 6 सप्ताह। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं। बताइए, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 माह, ठीक है, 6 माह के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। बताइए, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यों का संघ है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मौलिक अधिकार इसमें से बताना है कौन सा, शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार, ये है मौलिक अधिकार। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है समानता का अधिकार, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है, ठीक है, 12 से लेकर 35। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल 15, ये केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आपको ध्यान रखना, ये केवल जो है क्या है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए, कानून के समक्ष समता, ये तो सभी को है। कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भी सभी को प्राप्त है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। बताइए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा का जो हाई कोर्ट है दोनों का सेम है। और कहाँ पर है हाई कोर्ट, तो मुंबई में। चलिए आगे देखिए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे। चलिए बताइए, और देखिए बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से टोटल 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? बताइए, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। और इसके बारे में उल्लेख संविधान का जो 7वीं अनुसूची है इसी में बताया गया है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए, इसमें से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये तो हो जाएगा। देखिए, जो अन्य 6 सदस्य थे सभी का नाम बता देते हैं, ये पूछा जाता है और इसके लिए नोट्स भी आपको बनाकर दे दिए हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद नाम याद रखिएगा, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी, फिर SM सादुल्ला, ठीक है, सादुल्ला, फिर N माधव राव, और N माधव राव जो है इसके स्थान पर आया था BL मित्र, ठीक है। BL मित्र के स्थान पर आया था माधव राव, और TT कृष्णामाचारी उसके बाद था, जो कि DP खेतान के स्थान पर आया था TT कृष्णामाचारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, संचालन समिति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। यहाँ पर C ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव कैसे करता है? स्वयं करता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, वो सदस्य मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी बता चुके हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? बताइए, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो समादेश जारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर देखिए बंदी उपास्थक दिया हुआ है। D ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। समवर्ती सूची की बात करें तो टोटल इसमें 52 विषय है। तो एक होता है संघ सूची, जिसमें केवल संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। दूसरा है राज्य सरकार, राज्य सूची, जिस पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाती है। तीसरा विषय है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। तो यहाँ पर होगा राज्य और संघ दोनों कानून बनाएगा समवर्ती सूची पर। और अगर कानून बनाने में दोनों में विवाद होता है राज्य और संघ में, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होता है? तो संघ का। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा के बारे में भी बता चुके हैं। इसमें आपका आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस, ठीक है, IPS आता है। और इसमें एक आता है IFS, F मतलब यहाँ फॉरेस्ट होता है, भारतीय वन सेवा ना कि विदेश, ये नहीं आता है।
एमिकस क्यूरियई कौन होता है? बताइए, एमिकस क्यूरियई कौन होता है? तो एमिकस क्यूरियई को न्यायालय मित्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? न्यायालय का मित्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? चलिए इसके बाद अब साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये कब बना था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन पॉलिटी का है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये आखिरी क्वेश्चन है पॉलिटी का। बताइए कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ठीक है, ये संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान एक संघात्मक गणराज्य की स्थापना करता है, न कि सरकार का यहाँ पर अध्यक्षात्मक रूप है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए यहाँ से अब आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी कि यहाँ पर आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया है कि चारों में से कौन सा फॉर्मूला नहीं होगा, किस संबंध में? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र नहीं होगा? तो देखिए ओम का नियम में एक फॉर्मूला है, धारा बराबर I बराबर क्या होता है? V बटे R, या बोल सकते हैं V बराबर IR। ठीक है, I बराबर V बटे R होता है, लेकिन P बराबर पूछा गया क्या होगा? तो V स्क्वायर बटे R होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो V स्क्वायर बटे R ये तो होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन नहीं होगा, तो ये आपका होगा। बाकी I स्क्वायर R की बात करें तो P बराबर ये भी होता है I स्क्वायर R, ठीक, भी आई भी होता है, जबकि बी जो है आई आर स्क्वायर, ये पी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा आई आर स्क्वायर। याद रखिएगा आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है। कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक समीकरण है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक सही समीकरण है? तो S बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 मीटर भी दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र की बात करें, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हाफ, उसके बाद क्या एम, द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान यहाँ पे देखिए किलोग्राम द्रव्यमान, टाइपिंग में कुछ एरर है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 15 kg लिखा हुआ है, कितना है? 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, कितना? 15 kg। तो m के जगह पे 15 रखेंगे। और v कितना है? तो एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड, वेग दिया है 4। ठीक है, v स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 गुना 15 गुना 16। 2 से काटेंगे 16 को, कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8। 15 8 है 120। तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 जूल प्रति सेकंड है, और ये भी दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला होगा, 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर, ना कि ये वाला। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध कौन सा है?
यानी कि समानांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन क्लास 10th में। तो समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। पुतली की फोकल लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है। चलिए बताइए। तो यानी कि यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण का अलग होता है, ठीक है। तो f आपका फोकस दूरी हो गया, v आपका क्या हो गया ऑप्टिकल के केंद्र से छवि की दूरी, और u आपका हो गया ऑप्टिकल केंद्र से वस्तु की दूरी। ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये फोकस दूरी। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u देख सकते हो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 33। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही साइंस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घट जाता है। याद रखिएगा, घट जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। आपने देखा होगा एक गर्म पानी है, उसमें आपको हाथ डालना है, और जो भाप है उसमें हाथ डालना है। तो सबसे अधिक जलन होता है भाप से, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भाप में क्या होता है गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा साथियों, अगर आपसे पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछे क्या होता है तो याद कर लीजिए न्यूटन प्रति मीटर, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। बताइए, किसी के नाभिक में अगर 12 प्रोटॉन है तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कि परमाणु संख्या 12 है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। तो बताइए, अगर किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो समूह किससे संबंधित होगा, यानी किस ग्रुप में ये वाला तत्व होगा आपको बताना है। तो 12 सबसे पहले जानते हैं किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होता है 12। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। और ये किस समूह में आएगा, तो याद रखिएगा ये समूह 2 में आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, अच्छा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2 8 2 2 8 10 2 12। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। बताइए, असंतृप्त कार्बन यौगिक जो है अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार के ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, तो याद रखिएगा पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बताइए NaHCO3 खाने वाला सोडा, तो इसको जब पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है, तो पट्टी का रंग जो है परिवर्तित नहीं होता है, जिस प्रकार से होता है वही होता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। चलिए, इसका सही जवाब है आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंगा। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है, ये आपको बताना है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है।
तो देखिए बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय ईंधन है, ठीक है, और इसका प्रमुख घटक हो जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। एक रासायनिक समीकरण संतुलित होता है यदि तो एक रासायनिक समीकरण कब संतुलित होता है, ठीक है, कब होता है, जब दोनों ओर जो विभिन्न प्रकार के परमाणु होता है उसकी संख्या समान होता है तो समीकरण संतुलित माना जाता है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक दोनों तरफ समान होते हैं, नहीं यौगिक नहीं, अणु दोनों तरफ समान होते हैं, ये भी नहीं, परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान, बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है तो समीकरण संतुलित होता है। उस तत्व का नाम बताइए जो सभी रसायनों में समान होते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी रसायनों में समान होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। एक घोल लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो इसका पीएच होने की संभावना क्या है। तो सबसे पहले देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, बताइए। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, ठीक है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला में बदलता है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल, तो अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदलता है, यानी अम्ल नीला को लाल में बदलेगा और क्षार क्या करता है, उल्टा लाल को नीला में बदलता है। तो इतना पता चल गया कि वो क्षार है। अब क्षार का पीएच मान 7 से अधिक ही होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। तो जो भी आंसर होगा 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है जब अम्ल जल में घुल जाता है। तो देखिए अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इंग्लिश में देखिए दे दिया है, तो ये भी ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। धातुओं के पतले तार को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। सही आंसर है, इसको तन्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, यूवी किरणें, ठीक है, ये त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता है इससे। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, बिल्कुल सही है। तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, बताइए। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन क्या याद रखना है कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा और स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। और पूछा गया है कि मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो इसका सही जवाब है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, जस्ट पहले जो है उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। सी ऑप्शन आपका सही है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गैसोहोल क्या है, बताइए गैसोहोल क्या है। तो गैसोहोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही जवाब है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है गैसोहोल के मिश्रण में, ठीक है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो सार्वत्रिक विलायक मतलब होता है जो सभी को अपने में घोल ले, ठीक है, हजारों लाखों पदार्थों को अपने में घोल लेने की क्षमता को ही सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। और ये क्षमता है
पानी के पास। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, पानी जो है हजारों लाखों पदार्थों को अपने में घोल लेता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक विलायक या फिर सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो हमने आपको बताया था इसको विट्रियोल भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे किस अम्ल को विट्रियोल कहते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोग ये कमेंट करके बताइए, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? चलिए बता देते इसका भी आंसर। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित जो विकिरण होता है वो होता है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण को इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, अवरक्त बोले या इंफ्रारेड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 51 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।